नमस्कार। सप्ताह 5 में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि इस सप्ताह में हम इंटरफ़ेस के बारे में बात कर रहे थे, जो कि संपर्क बिंदु होता है आपके कंप्यूटर और मानव जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं, वह अलग-अलग जो प्रतिक्रियाएँ हैं, उसको पूर्ण करने में आपकी मदद करता है। तो चलिए एक बहुत तेज़ी से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा है। तो हमने सीखा है कि कैसे अलग-अलग तरीके के इंटरफ़ेस होते हैं, अलग-अलग तरीके के जो इंटरैक्शन होते हैं, उनके प्रकार क्या हैं और कैसे अलग-अलग इंटरफ़ेस जो संपर्क बिंदु हैं, वो उसको पूर्ण करने में अलग-अलग इंटरैक्शन को पूर्ण करने में मदद करते हैं। उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग एस्पेक्ट के बारे में जानेंगे इंटरफ़ेसेस के, कैसे वैचारिक जो मॉडल्स हैं, वो हमें एक अच्छा इंटरफ़ेस बनाने में मदद करते हैं। कॉग्निटिव एस्पेक्ट जो कि एक तरह से बौद्धिक एस्पेक्ट होता है इंटरफ़ेस का, वो हमें अच्छा इंटरफ़ेस बनाने में मदद करता है। और इसके अलावा अलग-अलग ट्यूटोरियल जो कि हम इस सप्ताह में कवर करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इंटरफ़ेस के बारे में जैसे हमने बताया था कि इंटरफ़ेस एक तरह से मीडियम होता है जो कि आपका उपयोगकर्ता और सिस्टम के बीच में संवाद स्थापित करने में मदद करता है। तो एक तरह से ये जो इंटरफ़ेस होता है, तो जो अलग-अलग तरह की क्रियाएँ होती हैं, इंटरैक्शन होते हैं, संवाद होते हैं, उसको कुशल और प्रभावकारी बनाने में और ख़ास तौर पे उपयोगकर्ता के अनुभव को अच्छा बनाने में काफ़ी अच्छे से मदद करते हैं। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसी भी इंटरफ़ेस के लिए 3 की एलिमेंट्स होते हैं। क्या उसको इनपुट मिलेगा, क्या आउटपुट वो दिखाएगा और किस तरह का फ़ीडबैक वो इंटरफ़ेस देगा जब आप कोई क्रिया करते हैं या प्रतिक्रिया आपको मिलती है। तो जैसा कि हमने बोला था कि बेस्ट इंटरफ़ेस वही होता है जिसको जो उपयोगकर्ता है उसको पता ही नहीं चले कि उसने कोई इंटरफ़ेस यूज़ किया है। इसीलिए बोला गया है द बेस्ट इंटरफ़ेस इज़ नो इंटरफ़ेस। और एक अच्छा इंटरफ़ेस एक तरह से इसकी महत्ता आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे एक अच्छा इंटरफ़ेस जो उपयोगिता होती है उसको बढ़ाता है, सुगमता को बढ़ाता है। और उसके बारे में हमने अलग-अलग एग्ज़ाम्पल के माध्यम से चर्चा की थी, कैसे यह एक तरह से नवाचार को आगे बढ़ाता है। और उसके बाद हमने बात की थी, जब भी कोई हम ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन की बात करते हैं, तो इसमें एक तरह से मुख्यतः 3 एलिमेंट्स होते हैं। मनुष्य जो कि उससे उपकरण को यूज़ कर रहा है, सेवा को यूज़ कर रहा है, उसके अब एक तरह से उसके अलग-अलग सेंसेस होंगे, अलग-अलग एक्टिविटीज़ होगी। मशीन होगा या कंप्यूटर होगा जो अलग-अलग कार्य करेगा आपके उपयोगकर्ता के आवश्यकताओं के अनुरूप। उसके बाद एक तरह से उसके बीच में एक संपर्क बिंदु होगा, इंटरफ़ेस होगा जहाँ और जिसके माध्यम से वो अपने-अपने अलग-अलग कार्यों को करना चाहता है, देखेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से मेनली 3 इंटरफ़ेस हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, ह्यूमन, मशीन और इंटरफ़ेस। और ये जो इंटरफ़ेस एक तरह से मीडियम है जो कि अलग-अलग तरीके के इंटरैक्शन को पूर्ण करने में मदद करता है। तो अब हम जैसे कि बात करें कि इंटरैक्शन इन एससीआई, तो की एलिमेंट्स हमने देखा था यूज़र, सिस्टम, कॉन्टेक्स्ट और गोल्स। कैसे वह अपने अलग-अलग जो लक्ष्य हैं उसके पूर्ति के लिए कैसे वो संवाद करता है, कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे इंटरफ़ेस उसको पूरा करने में मदद करता है, ये सारी बातों को हम देखेंगे। तो उसके बाद हम अलग-अलग एग्ज़ाम्पल उसके देखे थे, कैसे आप एयरलाइन या रेलवे स्टेशन पे अलग-अलग कियोस्क होते हैं जहाँ पे अपने टिकट्स देख सकते हैं, टिकट निकाल सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह, ये हमने काफ़ी देखा था। तो उसके बाद हमने बात की थी कैसे अलग-अलग तरीके के इंटरैक्शन टाइप होते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन में। आप दिशा निर्देश दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, आप संवाद कर सकते हैं, कन्वर्सेशन एक तरह से आप करते हैं उससे अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए। हमने ये बात की थी कैसे जो निर्देश इंस्ट्रक्शन बेस्ड सिस्टम होता है वो रिपिटिटिव टास्क जहाँ पे करना होता है, वहाँ पे काफ़ी उपयोगी होता है। कन्वर्सेशन जहाँ पे आपको अपनी बात रखने में आसानी होती है, नेचुरल तरीके से रखने में आसानी होती है। मैनिपुलेशन हमने बात की थी कैसे आप हस्तक्षेप के माध्यम से आप अपने कार्य को बड़े आसानी से सुगमता से कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कैसे आप किसी फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना कार्य करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, मूव करते हैं। कैसे आप जो मैप होता है उसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हैं। अब किसी
पर्टिकुलर डिटेल को देखने के लिए या एक बड़ा सा ओवरव्यू देखने के लिए अन्वेषण के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को, किसी भी आइटम को एक तरह से उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे आप स्पेस को देखते हैं, आप अलग अलग एलिमेंट्स को देखते हैं, ख़ास तौर पे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। रिस्पॉन्डिंग, जैसे आप प्रतिक्रिया देते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं किसी भी कार्य के लिए। जैसे सिस्टम इनिशिएट इंटरैक्शन, सिस्टम आपको बताता है कि क्या हो रहा है, यूज़र ने क्या चूज़ किया है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से हम देखें तो इंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से अब हमने इनके सब के फ़ायदे नुकसान के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद जैसे कि हमने बात किया कि अलग अलग इंटरेक्शन है, अलग अलग क्रिया हो रही है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग इंटरफेस होने चाहिए, अंतरफलक होने चाहिए, संपर्क बिंदु होने चाहिए। तो हमने अलग अलग इंटरफेसेस के बारे में बात की थी। हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात की थी, कैसे एक तरह से ये विजुअल तरीके से आपको एक तरीका देता है कि आप उससे इस संपर्क बिंदु के माध्यम से, चाहे वो आइकन हो, चाहे वो मेनू हो, चाहे विंडोज़ हो, बटन्स हो, उसके माध्यम से आप किसी जटिल कार्य को भी एक सिंपल एक बटन के माध्यम से बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसमें गलती होने की चांसेस भी एक तरह से आप देख रहे हैं कम होती है, क्योंकि आपने सिंपल तरीके से जो बटन दबाया वो अपने पीछे ढेर सारे जो जटिल कार्य हैं वो सारे कार्य को करके वो कार्य कर देगा। उसके बाद हमने कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में बात की थी, जो कि एक तरह से जैसा कि आप लिनक्स और पाइथन इंटरप्रेटर में देखते हैं कि आप अलग अलग कमांड को टाइप करते हैं। जैसे अगर आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सारी फाइल को देखना है तो आप ls लिखते हैं और ls के माध्यम से उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होती हैं उसकी डिटेल्स आपको दे देता है। तो एक तरह से ये लाइट वेट और ऑपरेट्स क्विकली होता है। इसमें GUI एक तरह से अच्छा दिखने वाला इंटरफेस नहीं होता है, बट इसमें ख़ास तौर पे ये जो एक्सपर्ट यूज़र होते हैं जिनको ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी से और बड़े अच्छे से करनी होती हैं, उनके लिए काफ़ी काम आता है। और ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो कि बिगिनर हैं, जो कि अभी अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक तरह से इसको सीखना भी उतना आसान नहीं होता है और विजुअली भी उतना अपीलिंग नहीं होता है। हमने बात की थी नेचुरल यूज़र इंटरफेस के बारे में, जैसे कि ख़ास तौर पे जो मनुष्य है वो अपने नेचुरल तरीके से, सहज तरीके से जैसे भी संवाद करके कोई कार्य करता है, चाहे वो जेस्चर के माध्यम से हो, वॉइस के माध्यम से हो, टच के माध्यम से हो, उन सहज क्रियाओं को सपोर्ट करने के लिए जो इंटरफेस होता है वो नेचुरल यूज़र इंटरफेस होता है। उसके बाद हमने टेंजिबल यूज़र इंटरफेस की बात की थी, कैसे एक तरह से एक टेंजिबल जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं और अपने अलग अलग कार्य को कर सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो किसी और स्पोर्ट्स के लिए या किसी और कार्य के लिए हो। तो जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कैसे स्पीरियो स्पार्क विद स्ट्रीम एजुकेशनल रोबोट है, जो कि एक तरह से आपको दिखाता है कैसे अलग अलग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे जब हम कृत्रिम दुनिया की बात करते हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, तो कैसे आप जो इमर्सिव 3D इन्वायरमेंट है उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। उस इंटरेक्शन के लिए जो इंटरफेस बनाया जाता है वो एक तरह से वर्चुअल रियलिटी इंटरफेस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ओculus रिफ्ट में हम गेमिंग और ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन करते हैं, तो जो इंटरफेस वहाँ पे होता है वो वर्चुअल रियलिटी इंटरफेस होता है। और उसी की तरीके से आप ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे आप जो अलग अलग वर्चुअल एलिमेंट होते हैं रियल वर्ल्ड में उसके ऊपर ओवरले करते हैं। जैसे पोकेमॉन गो की बात की थी हमने, यहाँ किया प्लेस ऐप की बात की थी हमने, अलग अलग जो फ़िल्टर स्नैपचैट और इंस्टाग्राम वगैरह पे होते हैं उसकी भी बात की थी। तो इसके भी अलग अलग फ़ायदे नुकसान हैं जो हमने बात की थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अलग अलग इंटरैक्शन को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके के इंटरफेस हैं, अलग अलग संपर्क बिंदु हैं, अलग अलग क्रियाओं को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अलग अलग स्टाइल्स हैं, जैसे इंटरेक्शन टाइप्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इंटरफेस स्टाइल्स हैं, जो कि एक तरह से हमें इसमें मददगार का होती है। जैसे अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यूज़र इज़ डूइंग व्हेन इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जब आप उनसे इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इंटरफेस स्टाइल एक तरह से इंटरफेस होता है जो कि सपोर्ट करता है उन सभी इंटरेक्शन को, जैसे कि कमांड हुआ, मेन्यू बेस्ड हुआ, जेस्चर हुआ, क्वेरी हुआ, पेन ड्रिवन, किसी फॉर्म को फिल करना, और वीडियो, वॉइस, ग्राफिक, इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए हम अगले पार्ट में आते हैं इस अध्याय के। तो हमने बात की थी कैसे
जब भी आपको इंटरफेस बनाते हैं तो हमें जो वैचारिक मॉडल्स होते हैं उनको ध्यान में रख के बनाने होते हैं। हमें जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होते हैं उनको भी ध्यान में रख के इंटरफेसेस का निर्माण करना होता है। तो चलिए इस बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं, कैसे वैचारिक डिज़ाइन एक तरह से आपको मददगार साबित होता है एक अच्छा मानव केंद्रित सिस्टम बनाने के लिए। तो एक तरह से ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि जो भी विचार आपके मन में है उसको चेक करना कि ये कार्य करेगा भी कि नहीं करेगा, किस हद तक कार्य करेगा। तो एक तरह से ये आपको इसके बारे में कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करता है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो क्या कार्य करेगा, किस तरह से उपयोगी होगा, किस तरह के जो उसके उपयोगकर्ता होंगे उनकी ज़रूरतों को कैसे सॉल्व करेगा। तो हमें कंसेप्चुअल डिज़ाइन को समझने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक तरह से ये हमें मददगार का साबित होता है स्क्रूटनाइज करने के लिए जो हमारे एक तरह से अस्पष्ट विचार होते हैं या अजम्पशन होते हैं, धारणाएं होती हैं कि ये ऐसे काम करेगा, वो ऐसे काम करेगा। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम उसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे लोग यूज़ करेंगे, किस तरह से उसका फ़ायदा लेंगे, अपने कार्य को करेंगे। तो उस तरह से उसकी फिजिबिलिटी को भी चेक करना। अब बोलने के लिए विचार के तौर पे तो आप बोल सकते हैं कि अपनी कार में बैठ के आप मून पे चले जाएंगे, बट ऐसा संभव है क्या? तो एक तरह से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम थोड़ा सा फिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कैसे हमारा जो उपयोगकर्ता है उसको यूज़ करेगा उसके बारे में जानते हैं। सो हाउ रियलिस्टिक इज़ टू डेवलप, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि उसके लिए आपको टेस्ला से बात करनी पड़ेगी, शायद आपको एलन मस्क की मदद लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से हाउ डिज़ायरेबल एंड यूज़फुल इज़, तो सोचने के लिए, बनाने के लिए आपके विचार में आप ढेरों ऐसी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं, बट क्या उसकी सच में ज़रूरत है? क्या वह बहुत उपयोगी है? कितना उपयोगी है? तो ये सारी जो धारणाएं हैं हमें कंसेप्चुअल मॉडलिंग के माध्यम से, वैचारिक डिज़ाइनिंग के माध्यम से हम उस बारे में और गहन चर्चा करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन के माध्यम में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल जो हमारे दिमाग में आ रहा है, आप सभी लोग स्टीव जॉब्स को जानते होंगे और आप ये जानते होंगे कि कैसे वह इतने बड़े विचार धारक बने, नवाचार के माध्यम से आज के टाइम पे जो एप्पल कंपनी है उसको इस लेवल तक लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की और कितने बड़े लेवल पे लगे। बट क्या सच में वो एक उन्हीं का पूरी तरीके से आइडिया था? ऐसा होता नहीं है। जब भी आप नवाचार लाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आप जो छोटे छोटे अलग विचार अलग अलग जगहों से आप लेते हैं, सीखते हैं, उसको आप यूज़ करके या उसको आप समझ के या उसको देख के अपने नए विचार को जन्म लेते हैं। जैसे कि हम, ऐसा तो है नहीं कि अभी हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अचानक से सारी चीज़ें सीख गए, इसका एक फाउंडेशन बनता है, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। तो उस तरीके से अगर आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखें तो स्टीव जॉब्स ने बेसिकली एक तरह से ज़ेरॉक्स जो बहुत बड़ी कंपनी थी उस समय, उसके ऑफिस गए और वहाँ पे उसने उनका स्टार यूआई सिस्टम देखा और स्टार यूआई सिस्टम देख के वो अचंभित हो गए। उन्होंने मेनली वहाँ पे 3 बड़ी चीज़ें दिखी, जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे ध्यान दीजिएगा, उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जो नेटवर्किंग, जो एक तरह से अलग अलग सिस्टम आपस में नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़े थे वगैरह वगैरह। तो आफ्टर जो ज़ेरॉक्स पालो अल्टो का विज़िट करने के बाद तो उनको ये काफ़ी रिवॉल्यूशनरी लगा, उनको बहुत ही क्रांतिकारी विचार लगा कि अगर हम ये जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि अगर आप ऊपर नेटवर्क के लिए देखेंगे तो ये ज़्यादातर एक तरह से आप कह सकते हैं जो डेवलपर है, प्रोग्राम है, उनके एस्पेक्ट से है। बट जीयूआई जो डायरेक्टली आपके उपयोगकर्ता से कनेक्ट करता है, कैसे हम किसी कार्य को करने के लिए उसको बड़े आसानी से सिंपल एक बटन के माध्यम से या इंटरफेस जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, सिंपल एक सिंपल संपर्क बिंदु के माध्यम से अपने जटिल से जटिल कार्य को बड़े आसानी से कर ले। तो एक तरह से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल मतलब यूज़र इंटरफेस, एक तरह से आप उसको देख सकते हैं कि, और जो भी कार्य कर रहे हैं वो आपको एक तरह से दर्शाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कितना हो गया, क्या हो रहा है। तो एक तरह से ज़ेरॉक्स स्टार यूआई से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपने मैक ओएस का निर्माण किया, मैक कंप्यूटर का निर्माण किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखे। और एक तरह से देख लें फॉर्च्यून जो कि बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, उसके कवर पेज पे भी आए। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि
कैसे उन्होंने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कॉन्सेप्चुलाइज करके कि कैसे उसको कमर्शियल जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं, जटिल से जटिल कार्य हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंट करना हो, एक सिंपल एक बटन दबा के हम किसी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके से सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो इंटरफेस है, एलिमेंट्स हैं इंटरफेस पे, उसके माध्यम से वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो एक तरह से हम अगर जो वैचारिक हमारी मॉडलिंग है, डिज़ाइन है, उसके लिए हमें अलग अलग धारणाएं बनानी पड़ती हैं, या अलग अलग जो दावा होता है वो देखना होता है, और उसके अपने धारणाओं और अपने दावों के माध्यम से आप अपने सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो बेस्ट तो यही होगा कि जो भी आप धारणा बना रहे हैं, अगर वो सच में सही है, तब तो आप एक अच्छे प्रणाली का या सिस्टम का, या कह सकते हैं कि एक अच्छे सेवा का उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। अदरवाइज़ वह पूरी तरीके से फेल हो जाएगा अगर वो सही नहीं होगा। तो हमें अपने जो भी धारणाएं हैं या हमारा जो भी दावा है उसको हमें लिखना चाहिए और उसको वैलिडेट करना चाहिए किसी भी तरीके से। सो वी ट्राई टू डिफेंड एंड सपोर्ट देम। और ऐसा तो नहीं कि आप उसको अंधभक्ति की तरह बस हाँ, ये मेरे दिमाग में आया तो सही होगा। आपको एक सही तरीके से ध्यानपूर्वक उस पर कार्य करना पड़ेगा, और जो सही है उसको आगे ले जाना है, और जहाँ गलत आपको लग रहा है उस पर वार्तालाप के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से, एक्सपर्ट से डिस्कशन के माध्यम से, अपने यूज़र उसको कैसे यूज़ करे उसके माध्यम से उसको सही करने की ज़रूरत है। सो दीज आर डिफ़िकल्ट टू आर्टिकुलेट। तो एक तरह से हमें एक तरह से इसको लिखना है, जो अस्पष्ट है और अनरियलिस्टिक है उसको सही करना है। और इटरेटिवली ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक ही बार में इसको कर लें। जैसे कि मैंने कई बार बोला है, ख़ास तौर पे हम जब भी मानव केंद्रित सिस्टम बनाते हैं तो उसमें पुनरावृत्ति की ज़रूरत बार बार है। तो एक तरह से इटरेटिव तरीके से आप अपने जो फाइनल डिज़ाइन है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, और वो एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग बना सकते हैं, जो भी आप सेवा या एक तरह से उत्पाद या सर्विस बनाना चाहते हैं। तो अलग अलग एजुम्पशन क्या हो सकते हैं? तो एजुम्पशन जैसे ये हो सकता है कि अगर आप कार पे बना सकते हैं कि पीपल विल वांट टू वॉच टीवी वाइल ड्राइविंग। जब भी आप ड्राइविंग करते हैं तो आप उसमें टीवी देखना चाहती है, आपकी एजुम्पशन है। बट किस हद तक ये सही है? और आपने देखा भी होगा कि काफ़ी हद तक बीच में कुछ समय तक लोग अपने टेलीविज़न या छोटे टेलीविज़न को, टैबलेट को अपने सामने ऐसे कार पे ड्राइविंग करते समय डैशबोर्ड पे लगाते हैं, और बाद में हमने देखा कि वह एक्सीडेंट, और काफ़ी, चूँकि आप ड्राइविंग करते समय आपका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, टीवी देखने लगते हैं, किसी सीन को देखने लगते हैं। तो इस वजह से एक तरह से आपका जो अजम्पशन था वो गलत था, और वो बाद में साबित भी हुआ। और इसी वजह से आज के टाइम पे जितनी भी नई कंपनियां या जितनी भी कंपनियां कार बनाती हैं, बिल्कुल वह आज के टाइम पे भी बड़े बड़े स्क्रीन या अच्छे स्क्रीन को सामने रखती हैं, बट एक तरह से उसमें जो वीडियो वाला ऐप होता है वो डिसेबल होता है। जैसे आप यूट्यूब पे वहाँ पे म्यूज़िक तो सुन सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं देख सकते। तो ये एक तरह से अलग 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 धारणाएं जो शुरू में होती हैं वो समय के साथ सही भी की जाती हैं, और जैसे आपको यूज़र फीडबैक वगैरह मिलता है। तो क्लेम एक तरह से आपकी जो दावा है वो बोलता है कि आप ये दावा कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो ये कर देगा, वो कर देगा, बट किस हद तक करेगा, अगेन वो उसको चेक करने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दावा कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग विजुअल फीडबैक फॉर द बटन प्रेस इंक्रीजेज यूज़र कॉन्फिडेंस। तो एक तरह से ये सही है। जैसे बटन जब आप दबाते हैं जो उसका कलर चेंज होता है, तो एक तरह से यूज़र को फील होता है, महसूस होता है कि आपने वो बटन दबाया है। आप ये खुद से भी देख सकते हैं, जब भी आप यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, कोई बटन बनाते हैं, अगर उसको दबाया और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल है, और उस यूज़र को पता लगना कि सच में वो दबा कि नहीं दबा। अदरवाइज़ वो बार बार उसको दबाता रहेगा, और एक तरह से सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा, या एक तरह से गलत चीज़ें हो सकती हैं। और भी क्लेम दे सकते हैं, सिंप्लीफाइंग नेविगेशन ऑप्शन रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड। एक तरह से ये दावा भी सही है कि अगर आप जो ढेर सारे जो ऑप्शंस हैं उसको आप एक तरह से कम कर दें ग्रुप के माध्यम से, जैसे मेनू
जैसे आपके पास 100 ऑप्शन है, अगर उसको आप 10 या 5 ग्रुप करके बनाएं तो उनके रिलेशन के माध्यम से उनके तो एक तरह से वो आसान होता है। जैसे वेबसाइट विथ मेनू विथ फीवर और मोर क्लियर डिफाइंड कैटेगरी हेल्प यूज़र फाइंड इंफॉर्मेशन ईजिली और फास्टर। एक और दावा जैसे आप देख सकते हैं, यूजिंग कंसिस्टेंट आइकन अक्रॉस इंटरफेस इम्प्रूव्स लर्निबिलिटी। तो मैं भी इस बात से भी सहमत हूँ, अगर आप जब तक एक तरह से कंसिस्टेंसी रखते हुए, मतलब चीज़ों को चेंज नहीं करते, जिस तरीके से आदमी देख रहा है उसी तरीके से करते हुए अलग अलग इंटरफेस का निर्माण करेंगे तो उसको सीखना आसान होता है। तो अगेन ये सारी जो क्लेम्स हैं पहले अजम्पशन रहा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग अजम्पशन रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसको वैलिडेट किया होगा यूज़र स्टडी के माध्यम से, उसको मूल्यांकन के माध्यम से, और उसके बाद जब उसको अपने अजम्पशन को सही पाया तो उसको फिर उन्होंने एक तरह से उस पर दावा किया कि हमारा ये है। तो आज के टाइम पे भी अब जैसे अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अलग अलग एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, तो उसमें बताता है कि देखिए इसको करने से आप ये कर लेंगे, उसको करने से आप ये कर लेंगे। तो अजम्पशन धारणाएं हो सकती हैं, दावा भी हो सकता है, और कभी कभी ये दावे गलत भी होते हैं। तो उन दावों को इसीलिए मूल्यांकन के माध्यम से चेक करना ज़रूरी है कि जो दावा उन्होंने किया है वो सही है कि नहीं है, कितना सही है। तो एक तरह से ये जो धारणाएं और दावा हैं वो आपको मददगार साबित होते हैं, कैसे आप अपनी कंपनी को या अपने विचार को नए लेवल पे ले जा सकते हैं। आपकी धारणाएं आपको मदद करती हैं कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए। आपका दावा अगर सही है तो वो एक तरह से आपके नवाचार को आगे बढ़ाने में मदद करता है और बताता है कि कैसे आप अच्छा कार्य कर पा रहे हैं, आपके जो उत्पाद बनाए गए हैं या सेवा बनाए गए हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें, ख़ास तौर पे हम भारतीय लोग, और उसमें भी अगर हम बात करें तो नॉर्थ इंडियन लोग, तो रोटी हमारी भोजन की एक इंटीग्रल पार्ट होता है। तो एक कंपनी थी सिंगापुर में जिसका नाम था रोटीमैटिक। तो आप देख सकते हैं कि वो भारतीय ओरिजिन के बच्चे थे। तो उन्होंने एक तरह से एक परेशानियों का सामना करना पड़ा उनको। अपने रोटियां नहीं मिल पा रही थी। अब घर के माँ के हाथ की रोटी की तो बात ही अलग है, तो वो तो हर जगह मिलेगा नहीं, या तो मम्मी को ले जाइए या घर वालों को ले जाइए। अगेन वो फिजिबल है नहीं अगर आप पढ़ने जा रहे, कार्य करने जा रहे हैं, या उनके खुद के कार्य हैं। तो उस केस में क्या हम कोई उपकरण बना सकते हैं जो कि घर जैसी रोटी बना के दे दे? तो यही कार्य उन्होंने किया था। एक तरह से उन्होंने मशीन बनाई जिसमें आप आटा डालेंगे, बगल में पानी डालेंगे तो अपने आप उसको आटा गूँथ देगा। गूँथने के बाद छोटे छोटे लोई या गोले बना देगा, उसको बेल देगा, और बेलने के बाद एक तरह से जो रोटियां हैं इस तरह से निकल पाएंगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपको रोटी चाहिए, आपको पूड़ी भी चाहिए तो पूड़ी भी बन सकता है, अलग अलग तरीके की रोटियां बन सकती हैं। तो मोर देन जस्ट रोटी एक तरह से आप देख सकते हैं। ये धारणाएँ उनकी थी कि भाई मुझे तो घर की रोटी बाहर चाहिए, घर जैसी रोटी चाहिए, लेकिन घर वाले नहीं है, घर वाली नहीं है, तो अब कैसे मिलेगा? तो उस केस में उपकरण को उन्होंने बना दिया, और एक क्रांतिकारी विचार ही से बोलेंगे। और उस तरीके से आप देख सकते हैं कि समय के साथ, चूँकि ये पुराना स्टेट्स है, 2008 तक अलग अलग राउंड में वीसी फंडिंग के माध्यम से $50 मिलियन की फंडिंग उन्होंने इकट्ठा कर ली थी, और आज के टाइम पे तो काफ़ी बड़ी कंपनी होगी। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अगर आपके दिमाग में विचार है और आप ज़रूरतों अपने धारणाओं के हिसाब से आप उनके बारे में कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और उसको वैलिडेट करते हैं। अब जैसे इन्होंने क्लेम, एजम्पशन इनका ये रहा होगा कि हाँ, लोगों को भले वो घर से बाहर चले जाएं, विदेश चले जाएं, लेकिन रोटी चाहिए। और दावा इनका ये था कि आप इस उपकरण के माध्यम से घर जैसी रोटी बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो एक तरह से ये है। तो आपको अगर नवाचार का नवा आइडिया आता है तो आप भी क्यों नहीं डोसा मैटिक बनाइए, इडली मैटिक बनाइए और लाखों करोड़ों रुपए कमाइए। उसी तरीके से आप, ये कार्य मैं आपको देता हूँ, आप ये देखिए। अगर आप अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर वहाँ के जो आपके वेटर होते हैं उनकी जगह अगर मैं एक रोबोट दे दूँ तो आप कितना अच्छा एक्सपीरियंस फील करेंगे या कितना सुगमता से कार्य करेंगे, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। उसी तरीके से मैं जापान गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट में एक तरह से वहाँ पे आपके टेबल्स पे एक तरह से उनकी एलिवेटर ट्रॉली टाइप की होती है जो कि कन्वेयर बेल्ट की तरह होता है, चलता रहता है, और आपके ऑर्डर के माध्यम से अपने सीट पे बैठे हुए आप ऑर्डर दे सकते हैं, और आपके सीट पे बिना वेटर के आए हुए उस
कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से खाना आपके टेबल पे आ जाएगा और आप उसको ले सकते हैं। तो अगेन इस तरह के अलग-अलग तरीके के विचार होंगे, तो उसके बारे में आप धारणाएँ बनाएँगे कि असम्पशन बनाएँगे कि सच में इसकी ज़रूरत है। ये अगर हम इसको लेंगे तो लोग खुश होंगे, लोग आसानी से ऑर्डर प्लेस कर पाएँगे, आसानी से उनका सामान उनका जो खाना है वो उनको मिल पाएगा, जल्दी मिल पाएगा, ये सारी धारणा है। और एक तरह से कंपनी फिर क्लेम करेगी कि उसके लिए आप जो उसका सॉल्यूशन बनाएँगे, चाहे वो रोबोट बना दें, चाहे कन्वेयर बेल्ट बना दें, आप दावा ठोकेंगे। देखो कि पहले आप जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं, ये जो क्विक डिलीवरी है, वो बोलते हैं 10 मिनट में, दावा करते हैं कि 10 मिनट के अंदर आपको हम ग्रोसरी ला के दे देंगे। तो एक तरह से ये उनका दावा है। और असम्पशन क्या था, उनकी धारणाएँ क्या थी, लोगों को जो सामान हो तुरंत चाहिए। जैसे मुझे ब्रेड सैंडविच खाना है तो मुझे ब्रेड तुरंत चाहिए, मुझे शादी में जाना है तो मुझे कुर्ते तुरंत चाहिए, वगैरह-वगैरह। तो इसके बेनिफिट एक तरह से आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम्पल का जो हमने दिया था। तो रोबोट कैन टेक ऑर्डर एंड एंटरटेन कस्टमर बाय हैविंग अ कन्वर्सेशन विद देम। और ख़ास तौर पे आज के टाइम पे आप विदेशों में जाते हैं, आपको हिंदी नहीं आती, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती या फ्रेंच नहीं आती, तो रोबोट एक तरह से सारी भाषाएँ बोल सकता है। सिंपल आप उससे अपनी भाषा में बात करिए और वो आपको ऑर्डर दे देगा। अगेन अलग-अलग रिकमेंडेशन दे सकता है, वगैरह-वगैरह। तो दे आर जस्ट असम्पशन, और उसके बेसिस पे आप जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, समस्या, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम पे ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपको सारी चीज़ें उस बारे में पता ही हैं। आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पता होती हैं, कह सकते हैं एक्सपर्ट को होती हैं, और लेकिन वो भी सारे चीज़ों को नहीं जानता। ख़ास तौर पे जो उपयोगकर्ता होंगे वो कैसे यूज़ करेंगे, उनकी बिहेवियर क्या है, वो कैसे यूज़ करते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, वो सब चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है। तो देयर आर मेनी अननोन्स नीड टू बी कंसिडर्ड इन इनिशियल स्टेज, क्योंकि जब सब सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं तो आप उसके हिसाब से अपनी धारणा बनाते हैं, अपने एज्यूम्शन रखते हैं, और उस तरीके से आप अपने जो भी बनाना चाहते हैं आगे बनाना। लेकिन उसको बनाने के लिए अलग-अलग लेवल पे आप अपने उपयोगकर्ता के माध्यम से, एक्सपर्ट के माध्यम से जो आपकी धारणाएँ हैं उसको वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। और इन धारणाओं के माध्यम से और इनको क्लियर करने के माध्यम से अर्ली आइडिएशन प्रोसेस में ही आप ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी जो असम्पशन आपने बनाई हैं उसको सही करते हैं, रिकंसीडर करते हैं, और जो भी उसमें कंसर्न है उसको लिखते हैं, बताते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से एक फ्रेमवर्क के माध्यम से, ये एक तरह से रूपरेखा के माध्यम से वो अन्वेषण करता है और प्रॉब्लम स्पेस को, जो समस्या क्षेत्र है, उसको और अच्छे से जानने की कोशिश करता है। तो और ये इसमें एक तरह से मददगार साबित होता है। आर देयर एनी प्रॉब्लम विद द एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस, जो भी अभी के टाइम पे प्रोडक्ट है उसको लोग जैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर है तो, नहीं है तब तो समस्या आपको दिख ही रही हो कि क्या-क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो उसको क्या समस्याओं को, जैसे ऐसा तो है नहीं कि क्विक ग्रोसरी के पहले जो हम द 10 मिनट डिलीवरी, इंस्टेंट डिलीवरी की बात करते हैं, उसके पहले डिलीवरी नहीं था। अमेज़न से आप खाना, सब्ज़ी ऑर्डर करते थे, अगले दिन आता था। चीज़ें आप ऑर्डर करते थे, अगले दिन आता था। लेकिन उन्होंने एक तरह से असम्पशन बनाया कि भाई लोगों को तुरंत चाहिए। अगर मैं ग्रोसरी ऑर्डर कर रहा हूँ तो मुझे मैगी तुरंत चाहिए, बनाना है तुरंत, नहीं? तो उस तरीके से आप इसके माध्यम से असम्पशन को वेरीफ़ाई करते हैं और एक्जिस्टिंग यूज़र की जो दिक्कतें हैं उनको समझते हैं, और उसके बाद एक तरह से अब 10 मिनट में जो क्विक डिलीवरी वाले कंपनीज़ हैं, चाहे वो ज़ेप्टो हो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे वो इंस्टामार्ट हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, आपको तुरंत ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं। तो एक तरह से आप पता करते हैं कि उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, और क्या आपको लगता है कि जो आपका सॉल्यूशन, जो आप समाधान निकाल रहे हैं, किस हद तक उन समस्याओं को पूरा करेगा। इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग फॉर अ न्यू यूज़र एक्सपीरियंस, हाउ डू यू थिंक योर प्रपोज डिज़ाइन आइडिया विल सपोर्ट चेंज और एक्सटेंड द वेज दे आर डूइंग थिंग्स। तो एक तरह से उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक और बेसिकली कार्य मैं आपको देता हूँ। आप सोचिए, आपका असम्पशन ये है कि क्या असम्पशन और क्लेम होगा इस बारे में, 3D टीवी के बारे में। 3D टीवी जब बनाई गई या बनाई तो आपके उनके बारे में उनका क्या विचार रहा होगा, 3D टीवी की ज़रूरत क्यों है? तो अगेन विचार तो, असम्पशन तो ये रहा होगा कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस एंजॉय करेंगे, और वो ज़्यादा पैसा देने में कोई
दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, ये जो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, भले ही वो जो ट्रेडिशनल टीवी है तो उससे 10 गुना पैसा ज़्यादा देना पड़े, ऐसा उनका धारणा था, विचार और क्लेम उनका ये था कि भाई अब इस टीवी को देखने के बाद, टीवी देखने के बाद आपको लगेगा कि एकदम रियल दुनिया में आप देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एज्यूम्शन और क्लेम होंगी, किस हद तक सही होंगी नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें अगेन बाद में वैलिडेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप क्या समस्याओं का पहले उनको सामना करना पड़ा था एग्जिस्टिंग टीवी देखने में, और उनका एज्यूम्शन क्या था, उनका क्लेम था, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एक तरह से हम जो वैचारिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, वैचारिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से हमें मददगार साबित होता है, हमें ओरिएंटेशन परिचय देने में कि भाई ये देखो ऐसा हमारा सिस्टम है। और तो इट इनेबल डिज़ाइन टीम्स टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन अबाउट हाउ द कंसेप्चुअल मॉडल विल अंडरस्टूड बाय द टारगेट यूज, कैसे वो उसको यूज़ करेंगे खुले विचार के साथ। प्रिवेंट डिज़ाइन टीम्स फ्रॉम बिकमिंग नैरो डाउन फोकस अर्ली ऑन, हमें मतलब पर्टिकुलरली एग्जैक्ट ऐसे नहीं करना है, आप खुले विचार के साथ अलग अलग उपयोगकर्ताओं से बात करिए, देखिए, समझिए, और एक तरह से एक कॉमन ग्राउंड, एक कॉमन इंटरप्रिटेशन के साथ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने डिज़ाइन टीम को जो दोनों उपयोगकर्ता, डिज़ाइनर या नवाचार जो कर रहा है, दोनों को कॉमन ग्राउंड पे लाने के लिए हम ऐसा बनाना चाहते हैं। तो एक तरह से जो उपयोग करता है वो भी होना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ हम ऐसा चाहते हैं, इस तरीके से चाहते हैं। तो जिस तरीके से आप इस कंसेप्चुअल डिज़ाइन के माध्यम से उस कार्य को कर सकते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो जैसा हम जब डिज़ाइन प्रोसेस की बात कर रहे थे, वहाँ पे 2 क्षेत्र था, समस्या क्षेत्र और समाधान क्षेत्र। तो समस्या क्षेत्र और समाधान क्षेत्र के बीच में अगर हम देखें तो एक तरह से डिज़ाइन क्षेत्र है जो कि हमें उन दोनों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड बनाने की में मदद करता है। तो हैविंग ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस कैन हेल्प इन्फॉर्म द गुड डिज़ाइन स्पेस। जैसे किस तरह का इंटरफेस होना चाहिए, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या फंक्शनैलिटी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो बिफोर डिसाइडिंग अपॉन ऑल दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप अ कंसेप्चुअल मॉडल, जो एक तरह से कंसेप्चुअल मॉडल हमें मदद करता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं और इस तरह से प्रॉब्ली कार्य करेगा, और हमें जो हम कंक्रीट ठोस उपकरण या ठोस सेवा या उत्पाद बाद में बनाना चाहते हैं, उतना खर्च करने से पहले एक तरह से हमें एक कॉमन ग्राउंड अपने उपयोगकर्ता के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। तो एक तरह से अगर हम परिभाषित इसे करें तो कंसेप्चुअल मॉडल इज़ अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ सिस्टम इज़ ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट, कैसे यह कार्य करता है, कैसे ऑर्गेनाइज रहेगा, इसका एक उच्च स्तर पर एक तरह से डिस्क्रिप्शन ये देता है। ये बेसिकली इनेबल करता है डिज़ाइनर को स्ट्रेटन आउट दियर थिंकिंग बिफोर दे स्टार्ट लेइंग आउट दियर विजिट्स। तो इन सब चीज़ों को बनाने से पहले एक तरह से उनको पहले उनकी जो सोच है उसमें और मजबूती लाने का प्रयास करता है, उनको और कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ आप अब ऐसा बना सकते हैं जो एक्चुअल बनाना चाहते हैं। तो प्रोवाइड्स अ वर्किंग स्ट्रेटजी एंड फ्रेमवर्क टू जनरल कॉन्सेप्ट एंड दियर इंटर रिलेशन, कैसे एक तरह से जो रूपरेखा बनाना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसमें ये मददगार साबित होता है। तो अगर हम देखें तो कंसेप्चुअल मॉडलिंग में ये एक तरह से कई चीज़ें होती हैं जो एक तरह से आपको मददगार साबित होंगी। तो ये जो वैचारिक आपका ज्ञान है, कैसे वह आपके डिज़ाइन और बेसिकली जो अनुसंधान है वह उसमें मदद करता है। तो जो अगर हम इसमें अलग अलग चीज़ें देखें तो पैराडाइम एक तरह से वह आपके विचार रूप दृष्टिकोण में मदद करता है। विज़न एक तरह से कल्पना जो आपकी है उसमें कैसे मदद करता है। थ्योरी जो कि अलग अलग सिद्धांत इसमें होंगे वह क्या उसमें होंगे, किस तरह के मॉडल होंगे, और फाइनली किस तरह की जो रूपरेखा होगी वह यहाँ पे दर्शाता है। तो अगर हम उनके बारे में सबके बारे में बारी बारी से बात करें तो पैराडाइम एक तरह से इंस्पिरेशन फॉर द कंसेप्चुअल मॉडल होता है। तो चूँकि जैसा आप दृष्टिकोण है आपका कि कैसा आप बनाना चाहते हैं, किस तरह के लोगों के लिए बनाना चाहते हैं, तो एक तरह से जो कंसेप्चुअल मॉडल की रूपरेखा है, इंस्पिरेशन है, वो इस तरीके से है। तो काफ़ी इसमें जनरल अप्रोच है अडॉप्टेड बाय द कम्युनिटी, जैसे शेयर्ड एज्यूम्शन, कॉन्सेप्ट, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस, जैसे कि हम डेस्कटॉप, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग इन द वाइल्ड, ये सब चीज़ें बनाना चाहते हैं। तो इसके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जैसे आप
बात करते हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। जैसे कंप्यूटिंग हर जगह है अदृश्य रूप में। जैसे कि हम स्मार्ट लाइट की बात करते हैं, स्मार्ट लाइट जैसे ही आप कमरे के अंदर घुसते हैं लाइट जल जाती है, और जैसे ही आप निकलते हैं वो बंद हो जाती है। तो ये आपने देखा होगा। सिमिलरली आप जो अमेजन का इको है, अलेक्सा है, या गूगल नेस्ट है, गूगल असिस्टेंट वगैरह है, उन सब कैसे आप बात करते हैं, अभी एक तरह से अदृश्य रूप में होते हैं। परवेसिव कंप्यूटिंग, ये भी एक तरह से हर तरफ कंप्यूटिंग की बात होती है, लेकिन हर छोटे से छोटे, जो कि हर समय अवेलेबल होती है, हर तरफ अवेलेबल होती है वगैरह वगैरह। जैसे पहले बैंकिंग सिस्टम अगर आपको करना होता था तो आप ऑफिस आवर में जाते थे, 9 से 5 के बीच में जाते थे, लंच के बीच में वैसे ही बंद रहता था, और शनिवार रविवार बंद रहता था, तो आप हर समय बैंकिंग नहीं कर सकते थे। तो परवेसिव कंप्यूटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे आज आप किसी भी समय आप तुरंत बैंकिंग कर सकते हैं अपने नेट बैंकिंग ऐप के माध्यम से, और पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ले सकते हैं, जो आपका मर्चेंट है उसको पे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। वेयरेबल कंप्यूटिंग एक तरह से पहनने योग्य उपकरण है, वहाँ पे जो कंप्यूटिंग है, जैसे स्मार्ट वॉचेस की बात करते हैं हम, स्मार्ट रिंग की बात करते हैं, और अलग अलग जैसे हम गूगल ग्लास की बात करते हैं, अमेज़न के भी वैसे कुछ प्रोडक्ट होंगे, फेसबुक मेटा का भी अभी स्मार्ट ग्लास आया है, जो कि हमने पिछले अध्याय में बात किया था। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक तरह से आप जो वस्तुओं का इंटरनेट एक तरह से कनेक्टेड है, वह उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि आपके फ्रिज में भी एक तरह से सेंसर, अलग अलग सेंसर है, जिसके माध्यम से एक तरह से वह बताता है कि अच्छा सब्ज़ी ख़त्म हो गई या ख़राब हो गई है, दूध ख़त्म हो गया। तो एक तरह से आपको स्मार्ट तरीके से आपको बताता है कि सिमिलरली आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, तो उसमें एक तरह से देखते हैं कि जितना गंदा है, जिस तरह का कपड़ा है, उस तरीके से वो उसको धुलेगा वगैरह वगैरह। तो कल्पना की हम बात कर रहे थे, जैसे अ ड्राइविंग फोर्स दैट फ्रेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एक तरह से जो अनुसंधान और जो डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, वह कल्पना के माध्यम से ही हो सकता है। आप पहले उस बारे में कल्पना करेंगे, उसके माध्यम से फिर करेंगे। जैसे कि हम एप्पल्स 1987 नॉलेज नेविगेटर हुआ, स्मार्ट सिटी की आप कल्पना करते हैं, स्मार्ट हेल्थ की कल्पना करते हैं, और फिर उस कल्पना के अनुरूप उसको पूर्ण करने के लिए अपने अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं। ह्यूमन सेंटर एआई, कैसे हम मानव को केंद्र में रख के उसकी समस्याओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। तो जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, तब तक आप उसके आगे उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, उसके बल्कि कंसेप्चुअल मॉडलिंग नहीं करेंगे, और उसको एक कंक्रीट लेवल पे आगे नहीं ले जाएंगे। तो दिस प्रोवाइड कंक्रीट सिनेरियो ऑफ हाउ सोसाइटी कैन यूज़ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इमेजिन टेक्नोलॉजी। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे अब आगे जो अभी डिलीवरी बॉय आपके घर पे सामान लाता है, उसकी जगह एक ड्रोन आएगा, वो आपके घर सामान रख देगा, एक रोबोट आएगा आपके घर सामान रख देगा, ऑटोनॉमस व्हीकल कार से आएगा, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से ये इसके नीतिगत क्वेश्चंस भी हैं, गोपनीयता और ट्रस्ट की बात भी है। तो वो सारी चीज़ों का भी हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो अगेन उसके लिए अब समय के साथ अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे उनके लिए अलग अलग गाइडलाइन बन रहे हैं, स्टैंडर्ड बन रहे हैं, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम विज़न की बात करते हैं, तो क्वेश्चन बाय टेक्स्ट जो विजन्स होते हैं, जैसे हाउ टू इनेबल पीपल टू एक्सेस एंड इंटरेक्ट विथ इंफॉर्मेशन इन देयर एवरीडे लाइफ। जैसे हम अपने निजी जीवन में हर दिन अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन से इंटरेक्ट करते हैं, इनको लेते हैं, कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। हाउ टू डिज़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस व्हेन देयर इज़ नो ऑब्वियस यूज़र कंट्रोल। जब क्लियर ऑब्वियस यूज़र कंट्रोल नहीं, फिर भी हम कैसे यूज़र के अनुभव को बढ़ा सकते हैं। हाउ and in what form provide contextual relevant information to people। उसी तरीके से how to ensure the information passed around interconnected device and object is secure। जैसे आज के टाइम पे हम जो लाइट है, जो अलेक्सा है, जो ढेर सारे उपकरण हैं, जो हमारी घड़ी है, स्मार्ट ग्लास है, सारी चीज़ें मोबाइल से कनेक्टेड। आजकल पे तो हमारी कार्स और बाइक भी मोबाइल से कनेक्टेड है। तो किस तरीके से हम उसको सिक्योर बना पा रहे हैं, उस बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब भी हम बड़े लेवल पे कल्पना करते हैं, दूरदर्शी कल्पना करते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग एक तरह से सिद्धांतों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेनन, कैसे हो रहा है, क्या उसके पीछे कोई सिद्धांत है। हम अपने मन से तो कुछ नहीं बोल सकते ना, तो आपको कुछ सिद्धांत को अगर फॉलो करेंगे तो उसको, और ये सब सिद्धांत एक तरह से बड़े
एक्सपेरिमेंटल तरीके से, अच्छे तरीके से वैलिडेट किए जा चुके होते हैं, तो हमें फिर से एक तरह से व्हील को इन्वेंट नहीं करने की ज़रूरत है। जब हमें पता है कि अब ये व्हील बन चुकी है, तब हम इस व्हील का, पहिए का यूज़ करके क्यों ना हम गाड़ी बनाएं, न कि हम फिर से एक नया पहिया बनाएं। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट एक्सप्लेन हाउ द माइंड और सम एस्पेक्ट ऑफ इट अज्यूम इट वर्क। सो इट कैन help identify factors relevant to design and evaluation of interactive products such as cognitive, social and affective, and can be used to predict what user will do with different interfaces। अलग अलग जो संपर्क बिंदु हैं, अलग अलग जो इनको क्रिया करनी है, किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो उसके बाद हम मॉडल की बात करते हैं, कैसे एक तरह से सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एस जो भी एस फेनोमेनन की हम बात करते हैं, कैसे हम उसका सरलीकरण कर सकते हैं। तो मॉडल एक तरह से उसका सरलीकरण करता है। तो इट इनेबल डिज़ाइनर टू प्रेडिक्ट एंड इवेल्युएट अल्टरनेटिव डिज़ाइन। जैसे जहाँ आपके पास एक से ज़्यादा जैसे डिज़ाइन होते हैं, तो वहाँ पे कैसे आप जो उनमें चूज़ करना है, कैसे आप करते हैं। एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ थ्योरी कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटिंग डिसिप्लिन, फॉर एग्जांपल जैसे डॉन नॉर्मन मॉडल ऑफ 7 स्टेज ऑफ एक्शन, उसी तरीके से मार्क मॉडल ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फाइनली जब इसके बेसिस पे आप एक रूपरेखा बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे, जो कि अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड और स्पेसिफिक क्वेश्चन व्हाट टू लुक फॉर, प्रोवाइड एडवाइस ऑन हाउ टू डिज़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस, कैसे हम यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो जैसे हेल्पिंग डिज़ाइनर थिंक अबाउट हाउ टू कंसेप्चुलाइज लर्निंग, वर्किंग, सोशलाइजिंग, फन एंड इमोशन। सिमिलरली एक तरह से ये मदद करेगा फोकस ऑन हाउ टू डिज़ाइन पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटरफेस टू इवोक सर्टेन रिस्पॉन्स। जैसे कुछ रिस्पॉन्स को आपको जगाना है, तो उसके लिए हमें किस तरह का इंटरफेस बनाना पड़ेगा। ये अलग अलग फॉर्म में एक तरह से आते हैं, जैसे वो क्वेश्चन हुए, कॉन्सेप्ट हुए, चैलेंजेस हुए, प्रिंसिपल्स, डायमेंशन वगैरह वगैरह। तो अगर हम क्लासिकल जो SCI फ्रेमवर्क की बात करें, तो डॉन नॉर्मन ने एक तरह से फ्रेमवर्क दिया था, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिज़ाइन ऑफ अ कंसेप्चुअल मॉडल एंड अ यूज़र अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। तो एक तरह से इसके 3 इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स हैं, द डिज़ाइनर मॉडल, सिस्टम मॉडल, द यूज़र मॉडल। मतलब जो ओवरऑल आप चीज़ें बना रहे हैं, कैसे एक डिज़ाइनर उसको देखेगा, कैसे ओवरऑल सिस्टम आप किसी भी को दिखेगा, और कैसे यूज़र उसकी समझ रखेगा, वह कैसे देखेगा कि कैसे सिस्टम काम करता है। तो जैसे डिज़ाइनर के मॉडल के बारे में हम बात करें, द मॉडल ऑफ डिज़ाइनर हैज़ हाउ द सिस्टम वर्क। तो किस किस चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा, और अगेन डिज़ाइन करने के लिए वो अलग अलग संपर्क बिंदु जो उसको बनाने हैं, अलग अलग क्रियाओं को सपोर्ट करना है, और वो इंटरफेस कैसे होने चाहिए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है। और कैसे यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है, कैसे वो सरलीकरण कर सकता है, ये सब चीज़ों पे डिज़ाइनर ध्यान देगा। सिस्टम इमेज में हाउ टू सिस्टम एक्चुअली वर्क, कैसे एक्चुअल में काम करता है, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं, विच इज़ पोर्ट्रेट टू द यूज़र थ्रू द इंटरफेस, मैनुअल्स, यूज़र हेल्प फैसिलिटेट एंड सो ऑन। तो एक तरह से पूरे सिस्टम का इमेज जो उसमें सारी फंक्शनैलिटी उसके बारे में बताता है। यूज़र मॉडल, हाउ द यूज़र अंडरस्टैंड द सिस्टम, हाउ द सिस्टम वर्क। तो एक तरह से यूज़र के लिए मेनली ये सिस्टम कैसे कार्य कर रहा है, क्या उसकी समझ है सिस्टम के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को समराइज़ करें, तो डेवलपिंग अ कंसेप्चुअल मॉडल इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्पेस, और ये इसको समझने के लिए जैसे कि हमने बताया अलग अलग धारणाएं होती हैं, उसके माध्यम से करता है। सो बीइंग क्लियर अबाउट योर असम्पशन एंड द क्लेम्स, जो भी आपकी धारणाएं और दावे हैं उसको आप क्लियर रहिए, और उसको आपको इस बात पे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें सही हैं, जो आपकी धारणाएं हैं वो भी सही हैं, और जो दावा कर रहे हैं वो भी सही है। स्पेसिफाइंग हाउ टू द प्रपोज सिस्टम विल सपोर्ट सिस्टम, तो हमें एक तरह से क्लियर तरीके से बताना है कि कैसे जो भी उपयोगकर्ता होगा वो इसका लाभ कैसे लेगा, जो भी आपने सिस्टम बनाया हुआ है। सो अ कंसेप्चुअल मॉडलिंग ऐसा हाई लेवल, उच्च स्तरीय डिस्क्रिप्शन होता है जो आपका प्रोडक्ट होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यूज़र विल डू विथ इट, क्या उससे करेगा, और एंड द कॉन्सेप्ट दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरेक्ट विद, और क्या उनको जानने की ज़रूरत है अगर वो इसको यूज़ करेगा, कैसे करेगा। तो इंटरेक्शन टाइप्स प्रोवाइड्स a way of thinking about how the support system activities
अब जैसे हमने पैराडाइम, विजन, थ्योरीज, मॉडल, फ्रेमवर्क के बारे में बात की थी। एंड बेसिकली ये प्रोवाइड वे ऑफ फ्रेमिंग डिज़ाइन एंड रिसर्च। तो अगर हम कॉन्सेप्चुअल मॉडल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेटाफर एंड एनालॉजीज। तो जो रूपक होते हैं, वो रूपक और एनालॉजी जो आप उससे निकालते हैं, वो एक तरह से मददगार साबित होते हैं कि यूज़र उसको कैसे यूज़ करेगा, जो उसकी पहले की नॉलेज है उसको कैसे वहाँ पे अप्लाई करेगा। तो एक तरह से अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रोडक्ट इज़ फॉर एंड हाउ इट विल यूज़ फॉर एन एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ब्राउजिंग मेटाफर रूपक यूज़ करते हैं, बुक मार्किंग मेटाफर यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट दैट पीपल आर एक्सपोज टू थ्रू द प्रोडक्ट, जैसे टास्क, डोमेन, ऑब्जेक्ट, दे क्रिएट, मैनिपुलेट देयर एट्रीब्यूट एंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन देम। जैसे हम सेविंग करते हैं, रिविजिटिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, वगैरह वगैरह। और रिलेशनशिप एंड द मैपिंग बिटवीन दीज कॉन्सेप्ट, जैसे विदर वन ऑब्जेक्ट कंटेन अनदर, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से इस चीज़ों को आपको मदद करता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सो व्हाट विल द यूज़र डूइंग व्हाइल कैरिंग आउट द, तो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी उपयोगकर्ता आपके सिस्टम को यूज़ करता है तो आ, आ, वो क्या कैसे करता है, क्या करता है। हाउ विल द सिस्टम सपोर्ट दिस, अब आपने जो सिस्टम बनाया है या बनाएंगे वो उस कार्य को करने में कैसे मदद करता है, किस तरीके से उस कार्य को कर सकता है। व्हाट काइंड ऑफ इंटरफेस मेटाफर इफ़ एनी विल बी अप्रोप्रिएट, उसको करने के लिए जो संपर्क बिंदु होता है उसको आपको क्या बोलने की ज़रूरत है, उसका नाम आपको क्या देने की ज़रूरत होता है, जिससे उसको पढ़ के या उसको देख के उसके तुरंत वो समझ जाए वो करना क्या चाहता है। सो व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन मोड्स एंड स्टाइल यूज़, तो आप जैसे अलग अलग तरीके के जो इंटरेक्शन मोड्स हैं, स्टाइल हैं, वो किसको यूज़ करेगा। सो ऑलवेज कीप इन माइंड हाउ विल द यूज़र विल अंडरस्टैंड एंड अंडर लेइंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल का निर्माण कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके के वे हैं उसको क्लासीफाई करने के लिए। द बेस्ट कंसेप्चुअल मॉडल आर ऑफन दोज दैट अपीयर ऑब्वियस एंड सिंपल, इंट्यूटिव होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। एंड द ऑपरेशन दे सपोर्ट आर इंट्यूटिव टू यूज़, बहुत सहज तरीके से उसको आसानी से जितने भी उसमें ऑपरेशन या क्रिया करनी है वो आसानी से हो पाए। जैसे कंक्रीट मॉडल बेस्ड ऑन अ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस व्हेन शॉपिंग मॉल अंडरलाइज मोस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। तो जब भी आप एक तरह से देख सकते हैं, अगर आपको किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाना है तो जो भी चीज़ें वो रियल शॉपिंग के दौरान जानता है, समझता है, जैसे करता है, अगर वो चीज़ें हम सपोर्ट कर पाएंगे तो एक बड़े अच्छे से आप उसका कंसेप्चुअल मॉडल का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इंटरफेस मेटाफर की बात कर रहे थे, तो जो रूपक होता है अलग अलग संपर्क बिंदु के लिए वो क्या होना चाहिए। तो इंटरफेस डिज़ाइन इज़ टू बी सिमिलर टू अ फिजिकल एंटिटी बट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टी। जैसे हम डेस्कटॉप मेटाफर की बात करते हैं, वेब पोर्टल की बात करते हैं, तो डेस्कटॉप मेटाफर एक तरह से होता है कि जो टेबल होता है जहाँ पे आप सारी चीज़ें रखते हैं, तो उसी तरह से आपके कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप एक तरह से होता है, जो पहला इंटरफेस होता है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं, वो एक इस तरह से उसका रूपक लिया गया है। सिमिलरली वेब पोर्टल के बारे में आप देख सकते हैं कैसे जो वेब होता है वो ऐसे ऐसे से कनेक्टेड है, उसी तरीके से अलग अलग फाइलें इंटरनेट पे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो उसके बारे में एक तरह से आप इसका रूपक निकाल सकते हैं। उसी तरीके से और भी चीज़ें जो आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या मोबाइल में यूज़ करते हैं, अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, उसका रूपक आप क्या यूज़ कर सकते हैं। सो कैन बी बेस्ड ऑन एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो इट एक्सप्लॉइट यूज़र्स फेमिलियर नॉलेज, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। आपको जो फेमिलियर नॉलेज है, जो यूज़र को ऑलरेडी पता है, उस ज्ञान को यूज़ करते हुए, उससे रिलेट करते हुए अगर कोई मेटाफर यूज़ करेंगे, रूपक यूज़ करेंगे, तो आपके उपयोगकर्ता को उसको समझने में, देखने में आसानी होगी। हेल्पिंग देम टू अंडरस्टैंड द अनफेमिलियर, जो भी नई चीज़ें या जो भी चीज़ें आप अपने सिस्टम में करना चाहते हैं, बड़े आसानी से उसको रिलेट करके वो कर सकता है। तो एक तरह से इट कंजक्चर ऑन essence of the unfamiliar activity, enabling user to leverage this to understand more aspect of unfamiliar concepts। तो एक तरह से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे conceptualizing what user is doing, जैसे surfing on the web, browsing instantiated at the interface, जैसे आप बोलते हैं डेस्कटॉप मेटाफर हमने बात की थी। विजुलाइजिंग एन इंटरफेस, फॉर इंस्टेंस आइकन ऑन शॉपिंग कार्ट इन विच द यूज़र प्लेसेस द आइटम, जैसे हम मॉल में जाते हैं, एक शॉपिंग कार्ट
ट्रॉली टाइप का लिए रहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें खरीदने उसमें रखते जाते हैं। तो अगर हम उसको डिजिटल वर्ल्ड में अपने ई-कॉमर्स ऐप के थ्रू शॉपिंग ऐप के साथ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक तरह से आप देखते हैं कार्ट बटन होता है, और उस कार्ट में आप जो भी चीज़ें करते हैं ना, ऐड टू कार्ट करें, तो एक तरह से उस ट्रॉली में, वर्चुअल ट्रॉली में ऐड होती जाती है। और पेमेंट के टाइम पे जब आप पेमेंट करते हैं, तो उस ट्रॉली में जितनी चीज़ें होती हैं, वर्चुअल कार्ट में जितनी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें ऐड होके आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से कार्ड मेटाफर हम देख लें, जैसे हम कार्ड होता है जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, बताते हैं, तो अब उसी तरीके से उस यूआई का यूज़ करते हुए, उस फेमिलियर नॉलेज का यूज़ करते हुए गूगल ने एक तरह से कार्ड बनाया रेस्टोरेंट रिकमेंडेशन के लिए। और उसमें जो भी बेसिक चीज़ें जैसे होती हैं कि इतना रेटिंग है, इतने लोगों ने मैच किया है, और एक तरह से कितना आप पहले जा चुके हैं वगैरह, जो भी चीज़ें जो बेसिक ज़रूरी होती हैं, एक फ़ोटो दे देता है और वगैरह वगैरह, इस तरह से चीज़ें आपको दिखा देता है। कार्ड जो पम्पलेट जिसे हम बोलते हैं, पम्पलेट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है पहले एडवर्टीज़मेंट के लिए, हाँ इस रेस्टोरेंट जाइए, यहाँ पे आइए, तो गूगल अब उस इन्फॉर्मेशन को एक तरह से कार्ड फॉर्म में दिखाता है, जिससे कि आप अपने जो फेमिलियर नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। तो इट हैज़ अ फेमिलियर फ्रॉम द फैक्टर, इट कैन ईजिली बी फेक टू सॉर्टेड वगैरह वगैरह, आसानी से कर सकते हैं। इट्स स्ट्रक्चर कंटेन टू मीनिंगफुल चंक, जैसे अलग अलग मीनिंगफुल चंक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। इट्स मटेरियल प्रॉपर्टीज गिव्स द अपीयरेंस ऑफ सरफेस ऑन द पेपर, तो दिखने में एक तरह से ये पेपर के ऊपर दिख रहा है। तो बेनिफिट एक तरह से इंटरफेस मेटाफर के हैं, जो रूपक आप अलग अलग संपर्क बिंदु के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो इट मेक्स लर्निंग न्यू सिस्टम ईजियर, बहुत आसानी से नए सिस्टम को आप अपने पूरे फैमिलियर जो नॉलेज है उसको यूज़ करके आप समझ सकते हैं। इट हेल्प यूज़र अंडरस्टैंड एंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल, जो भी वैचारिक मॉडल है उसको आसानी से वो समझ लेता है। एंड कैन बी वेरी इनोवेटिव एंड इनेबल द रियल्म ऑफ computers and their applications to be made more accessible to a greater कैसे हम विविध विविध जो हमारे उपयोगकर्ता हैं उनकी ज़रूरतें हैं, बड़े आसानी से सहज तरीके से सुगमतापूर्वक हम उनको सहयोग कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ें के अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ कन्फ्यूज़न भी उससे क्रिएट हो सकता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे समटाइम ये ब्रेक कन्वेंशनल और कल्चरल रूल, जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि कंप्यूटर में आप देखते हैं तो जो रिसाइकिल बिन होता है वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर होता है, बट रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में जो डस्टबिन होता है वो आप नीचे रखते हैं, वो अपने टेबल के ऊपर नहीं रखते, बट वही है एक तरह से। Can constrain designer in the way they conceptualize the problem space, conflict with the design principles. So it forces users to understand only the system in terms of metaphor. केवल मेटाफर के माध्यम से ही समझेंगे तो सिस्टम की पूरी समझ नहीं होगी। Designer can inadvertently use bad existing designs and transfer the bad parts over. Limit designers' imagination in coming up with the new conceptual model. तो ये मैं आपको कार्य दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा। सो डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल अंडरलाइंग मोस्ट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, जैसे शॉपिंग कार्ट हुआ, प्रोसीड टू चेकआउट हुआ, वन क्लिक हुआ, गिफ्ट रैपिंग हुआ, कैश रजिस्टर हुआ, वगैरह वगैरह। तो चलिए अब हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक तरह से परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, कैसे ये जो एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, हमें एक अच्छा इंटरफेस बनाने में, डिज़ाइन करने में मदद करते हैं। परसेप्शन एक तरह से जो आपका उपयोग करता है उसको कैसे परसीव करता है, किस तरह की धारणाएं वो बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हाउ यूज़र परसीव विजुअल एंड ऑडिटरी एलिमेंट्स ऑफ इंटरफेस, कैसे जो भी कैसे जो अलग अलग बटन्स हैं उसको देख के वो अपनी धारणा बना के उस पर कार्य करता है। जैसे जो इंटरफेस पे अगर प्ले का बटन है तो कैसे उसको वो प्ले करने की, जो मीडिया है उसको प्ले करने की धारणा बनाता है, पॉज करने की धारणा बनाता है। हमने शॉपिंग कार्ट की बात की, तो शॉपिंग कार्ट को देखते कैसे वो धारणा बनाता है कि आप किसी आइटम को उस कार्ट में ऐड करना है। अटेंशन एक तरह से कैसे ध्यान देता है, जो आप नई चीज़ें अपने यूज़र को देना चाहते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें अपने यूज़र अपने जो उपयोग करता है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे सेल दिखाते हैं, सेल सेल सेल, या जो ऑफ़र होता है उसका, या आप ये लेंगे इसके साथ ये भी लेंगे तो और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सारे जो अलग अलग आप शॉपिंग ऐप यूज़ करते हैं उसमें ध्यान दिया होगा। उसी तरह कोई भी आप
ऐप यूज़ कैसे, तो कुछ चीज़ों पे जहाँ पे जो आपका सिस्टम है या आपका वेबसाइट है, कैसे वह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है और कितनी आसानी से आपका ध्यान उस पे जाता है, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट, उसकी साइज़, ये ढेर सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़रूरी साबित होती हैं। जैसे नोटिफिकेशन ऑफ पॉपअप एंड हाइलाइटिंग एरर मैसेज, करते समय कुछ गलती हो जाती है, जैसे ढेर कोई फॉर्म भरते हैं, कोई मैंडेटरी फील्ड ज़रूरी होती है उसमें फिल करना, लेकिन आपने भरा नहीं है। अब इसे मान लीजिए मैं 100 फील्ड फिल करना था, अब उसको एक के बाद एक ढूंढ तो सकते नहीं हैं, तो कैसे आप जहाँ पे मिसिंग है उस पर्टिकुलर पार्ट को रेड कलर या रेड, हाँ, या किसी और कलर में हाईलाइट करते हैं किसी भी तरीके से, तो एक तरह से वो अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करता है। स्मृति, कैसे हम एक तरह से जो कॉग्निटिव लोड है उसको कम से कम कर सकते हैं। जैसे कि आप ढेरों ऐसे फॉर्म भरते हैं, जैसे हम फॉर्म का एग्जांपल दे रहे थे, उसमें कैसे काफ़ी ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, जो आपने ऑलरेडी किसी और फॉर्म में भर रखे होते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। तो उन फील्ड्स को अगर ऑलरेडी कैशिंग के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मेरी सेव की गई है उसको ऑलरेडी भर दें, तो मेरे काम आसान हो गया मेरे लिए। तो एक तरह से जो कॉग्निटिव लोड हुआ वो कम हुआ। तो ऑटो फिल फीचर इन द ऑनलाइन फॉर्म टू अवॉइड री एंटरिंग द डेटा। तो अगर उसमें से कुछ चीज़ें चेंज करनी तो आप उसको एडिट करके बदल दीजिए, लेकिन उसमें से ढेर सारे जो फील्ड्स थे उसको ऑलरेडी भर दिया, तो एक तरह से हमारा काम आसान हो गया। तो इनहेंसेस यूज़र एक्सपीरियंस एंड रिड्यूसेस एरर। तो उसी तरीके से अगर हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बात करें तो मेंटल मॉडल एक तरह से जो हो रहा है, सो अलाइन यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन विथ यूज़र एक्सपेक्टेशन एंड द प्राइस नॉलेज। तो जो आपने मेंटल मॉडल बनाया उसके माध्यम से आप दोनों को अलाइन कर पा रहे हैं। आपका जो उपयोगकर्ता है वो क्या सोच रहा है आपके सिस्टम के बारे में, और आप उसी हिसाब से उसका इंटरफेस बनाएंगे। जैसे प्लेसिंग ए शॉपिंग कार्ट आइटम एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ई कॉमर्स वेबसाइट, क्यों बनाया गया? मेकिंग नेविगेशन इंट्यूटिव एंड प्रेडिक्टेबल। तो डिसीजन मेकिंग उसी तरह सिंप्लीफाइंग चॉइसेस टू हेल्प यूज़र मेक डिसीजन क्विकली। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, हाईलाइटिंग द रिकमेंडेड ऑप्शन इन द सब्सक्रिप्शन प्लान। जो अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान है उसमें आप कैसे डिफरेंस दिखाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो आपको आसान, जैसे आप दिखाते हैं जब भी कोई, फॉर एग्जांपल कोई ऑनलाइन गेम पे आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसमें दिखाता है कि आप 10 दिन के लिए फ्री में दिखाएंगे, उसके बाद आपको 1 महीने का इतना पे करना पड़ेगा, 10 दिन 1 साल का इतना पे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो एक तरह से अगर वो हमें क्लियरली पता होती हैं तो हम डिसीजन मेकिंग थोड़ा आसान हो जाती है। तो ये भी इंटरफेस के माध्यम से आप दिखा सकते हैं क्लियरली सब में क्या डिफरेंस है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सपोर्ट यूजर इन कॉम्प्लेक्स कंप्लीटिंग द टास्क एफिशिएंटली। जैसे प्रोवाइडिंग क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इन द विजार्ड इंटरफेस। जब भी आप नया उत्पाद या सिस्टम बनाते हैं, नया ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप निर्देश मिलता है कि अच्छा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और अपने कार्य को कर सकते हैं। तो जिससे कि हमारा ओवरऑल जो फ्रस्ट्रेशन होता है या टास्क सक्सेस रेट होता है वो बढ़ जाता है। तो अलग अलग जो प्रिंसिपल हैं जो कि हमें इस तरह के इंटरफेस डिज़ाइन में मदद करती हैं, जैसे कि हिक्स लॉ है। हिक्स लॉ बोलता है द टाइम टू मेक डिसीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ चॉइस। ढेर सारे चॉइस देखो तो ऑफकोर्स जो अब उसमें समय लगेगा वो बढ़ेगा। तो उस तरीके से आप इस तरीके से एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ, अब कभी कभी ये भी होता है कि आपको सारे चॉइस दिखाने ही हैं, आप कैसे करेंगे? तो उसको आप एक तरह से ग्रुप कर सकते हैं, जो ग्रुपिंग द मेनू आइटम्स इनटू कैटेगरी फॉर द इजी नेविगेशन। तो आप हमें एक तरह से मान लीजिए 100 ऑप्शन जो टोटल चॉइसेस हैं उसमें से आपने 10 करके 10 ग्रुप में बना दिया। तो अब पहले ग्रुप करके जो मेन ग्रुप में जाना है उसमें जाएंगे, फिर उसमें आप 10 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से समय कम लगेगा रादर कि आप सारे 100 ऑप्शन में चूज़ करना पड़े। तो हिक्स लॉ एक तरह से आपको जो कॉग्निटिव प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं इंटरफेस बनाने में मदद करता है। इसी तरीके से फिट्स लॉ बोलता है द टाइम टू टारगेट एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज एंड डिस्टेंस। कितना दूर है और कितना बड़ा है। तो उसी तरीके से आप जब देख सकते हैं कि जो भी अलग अलग बटन आप प्लेस करते हैं उसको ऐसे जगह रखें और उसकी साइज़ ऐसे रखें कि कम से कम समय लगे। तो इसका एप्लीकेशन एक तरह से लार्जर क्लिकेबल बटन्स क्लोज टू द यूज़र फोकस एरिया। जहाँ पे आप फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे उसके आसपास रहेगा, तो उसको अपने उस बटन को दबाने के लिए ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ेगा और उसकी साइज़ भी अप्रोप्रिएट रखिएगी जिससे कि आसानी से उसको क्लिक कर सकें। उसी तरीके से अगर हम गेसाल्ट प्रिंसिपल की बात करें तो यूज़र पर्सपेक्टिव एलिमेंट
एज पार्ट ऑफ होल, उसको पूरे की तरह समझता है। तो कैसी तरीके से ग्रुपिंग रिलेटेड आइकम्स कंट्रोल टुगेदर इन द टूल बार। मिलर्स लॉ की बात करें तो एवरेज पर्सन कैन रिमेंबर 7 ± 2 आइटम्स इन देयर वर्किंग, जो उनका वर्किंग मेमोरी है। ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें सारी चीज़ें याद रखे हुए। तो एक तो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, होता है वर्किंग मेमोरी। लॉन्ग टर्म जो बहुत पहले से अपने याद, दिमाग के किसी कोने में है, आप उसको कोशिश करते हैं याद करने के लिए। लेकिन जो वर्किंग मेमोरी होती है वो जैसे रैम की तरह होता है, तुरंत आप वहाँ से इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मिलर्स लॉ बोलता है कि आप जो रिसेंट किया, जो मेन चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, साथ ±2 डिपेंड्स ऑन कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो तुरंत आप बता सकते हैं। तो लिमिटिंग द नंबर ऑफ ऑप्शन डिस्प्लेड एट वंस, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ढेर सारी चीज़ें दिखाएं, कम चीज़ें दिखाएं जिससे कि वो उसको याद रख सकें। तो इसके अलग अलग रियल वर्ल्ड व्यवहारिक जीवन में एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, चाहे गूगल सर्च हो, चाहे स्पॉटिफाई ऐप हो, एटीएम इंटरफेस हो। तो जैसे हम इन सब जो प्रिंसिपल्स की बात की, कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स की बात की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अप्लाई होती हैं और लोगों ने किया है उसको ऐसे इंटरफेस बनाने के लिए। जैसे मिनिमलिस्टिक सर्च विद अ क्लियर फोकस ऑन सर्च बार, जैसे गूगल सर्च में तो क्लियर फोकस है, आप सर्च में क्या दिखाना है, क्या क्या ऑप्शन है, बहुत बड़ा सिंपल तरीका है। उसी तरीके से स्पॉटिफाई रिकमेंडेड टेलर्ड यूज़र प्रेफरेंसेस रिड्यूसेस डिसीजन मेकिंग लोड। उसी तरीके से एटीएम में आप देखते हैं सिंपल वर्क फ्लो ऑन स्क्रीन इन इंस्ट्रक्शन अलाइन विद मेंटल मॉडल एंड द इंश्योर यूजेबिलिटी। तो गुड इंटरफेस की इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम गुड इंटरफेस को बताना पड़े कि आपके इंटरफेस को अच्छा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसको मानव केंद्रित होना पड़ेगा, उसको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, फीडबैक आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, एरर अगर कोई होता है उसकी हैंडलिंग बड़े अच्छे से करनी पड़ेगी, और एस्थेटिक अगर अपील होता है तो और भी सुंदर देखने में लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यूज़र सेंट्रिक के लिए डिज़ाइन विद द यूज़र नीड्स इन माइंड, जो आपके उपयोगकर्ता है उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते अगर बनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं के लिए बना रहे हैं। प्रेडिक्टेबल बिहेवियर अक्रॉस द सिस्टम, अगर कंसिस्टेंट होगा तो फेमिलियर लगेगा, उसको आसान लगेगा, सिमिलर लगेगा और बड़े आसानी से वो चीज़ें कर लेगा। क्लियर रिस्पॉन्स टू द यूज़, जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके लिए अगर कुछ क्रिया दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो उसको पता हो। जैसे आपने ईमेल भेजा तो दिखाता है ईमेल सेंड, तो अब आपको पता है कि मेल चला गया। उसी तरीके से एरर हैंडलिंग, जैसे यूज़र रिकवर फ्रॉम मिस्टेक, कभी कभी गलती हो जाती है तो आप अंडू वगैरह का ऑप्शन दे करके गूगल डॉक्स में या जैसे कर सकते हैं। अभी काफ़ी समय तक ऐसा होता था, गलती से अगर आपने ईमेल भेज दिया और ईमेल लिखते समय बीच में सेंड दब गया, चला जाता था, तो बड़ा आप ऑकवर्ड फील करते थे, बुरा फील करते थे। तो गूगल ने एटलीस्ट अब वो ऑप्शन दे दिया है पिछले कुछ सालों में कि आप ईमेल अगर आपने भेजा है तो कुछ चंद सेकंड आपको देता है कि उसको आप अंडू कर सकते हैं। पहले होता था कि आप प्लीज़ फाइंड अटैच माई CV वगैरह वगैरह, तो ये बड़ी कॉमन गलती थी। अटैच CV लिख दिया लेकिन अटैच CV को अटैच करना ही भूल गए, भेज देते थे, भेज चला जाता था। तो गूगल ने रियलाइज़ किया कि भाई इसको अब हमें अच्छा बनाना है, तो इसको हम हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जब भी देखता था आप अटैच इस तरह के वर्ड यूज़ किए हैं और आपने अटैच नहीं किया, तो आपको एक अलर्ट देता था कि यू फॉरगॉट टू अटैच द फाइल वगैरह वगैरह। तो एक तरह से एरर हैंडलिंग आप बड़े अच्छे से कर रहे हैं। एस्थेटिक अपील, बैलेंस फंक्शनैलिटी विथ विजुअल डिज़ाइन। तो अगर आप क्लीन करें, जैसे एयरबीएनबी की हमने बात की थी, पहले उनका डिज़ाइन कैसा था और अब कितना सुंदर है, मिनिमलिस्टिक इंटरफेस है, तो बड़ी अच्छी बात है। सो इफ़ द यूज़र कांट यूज़ इट इट डजंट वर्क। तो आपको अपने यूज़र को यूज़ करने देना है बड़े सरलता के साथ, सुगमता के साथ। और आज के टाइम पे अगर हम नए ट्रेंड्स की बात करें इंटरफेस में, अब तो भाई AI इंटरफेस पावर इंटरफेस है, जो कि एडेप्टिव सिस्टम फॉर द लर्न यू यूज़र प्रेफरेंस, अलग अलग यूज़र प्रेफरेंस के हिसाब से बना देता है, और वो पूरा इंटरफेस ही आपके लिए डिज़ाइन कर देता है बेस्ड ऑन आपकी नीड्स वगैरह। मल्टी मोडल इंटरेक्शन है, जहाँ पे आप कंबाइनिंग जो वॉइस है, टच है, जेस्चर, अलग अलग जो मोडालिटी है उनको कंबाइन करता है, जैसे गूगल नेस्ट हब यूजिंग टच एंड वॉइस। ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, ये भी एक तरह से नए तरीके की ट्रेंड है। इस तरह से भी अब इंटरेक्शन काफ़ी हो रहा है। तो कैसे इस संपर्क बिंदु जो आपका इंटरफेस है, इसके लिए इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए बनाया जा सकता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो हम करते हैं, तो उसके लिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बना सकते हैं। जैसे कैसे डायरेक्टली कम्युनिकेट बिटवीन द ब्रेन एंड द डिवाइस, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे न्यूरल लिंक एक्सप्लोरिंग ब्रेन कंट्रोल सिस्टम। और अगर हम चैलेंजेस की बात करें रियल वर्ल्ड में इंटरफेस डिज़ाइन के लिए, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान देना, कैसे हम जो विविध प्रकार के जो डिसेबिलिटीज़ हैं, डाइवर्स एबिलिटीज़ हैं,
विविध प्रकार की जो एबिलिटीज़ हैं उसमें हम उनके लिए हम कैसे बना सकते हैं। कैप्शनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड यूज़र्स ऑन यूट्यूब। क्रॉस कल्चर यूजिबिलिटी हम कैसे बना सकते हैं, जैसे इंटरफेस मस्ट वर्क अक्रॉस लैंग्वेज एंड द कल्चर। सो जैसे गूगल का ट्रांसलेट्स मल्टी लैंग्वेज यूआई जो है एक तरह से इसमें मददगार साबित होती है। हमने निजता और एथिक्स नैतिकता की बात की थी। तो इनके बीच में जब भी अगर आप इस पे फोकस करना चाहते हैं तो किसी हद तक कुछ हद तक आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होती है। तो कैसे आप इन दोनों में बैलेंस कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी विद द यूज़र डेटा प्रोटेक्शन। और हार्डवेयर की भी कुछ लिमिटेशन होती हैं, जैसे डिज़ाइनिंग फॉर डिवाइसेस विथ वेरिंग स्पेक्स, लाइट वेट यूआई फॉर बजट स्मार्टफोन। हर किसी के पास तो एप्पल फ़ोन है नहीं, अगर किसी के पास बजट स्मार्टफोन है तो कैसे हम यूआई वहाँ पे हैंडल करते हैं, कर सकते हैं। अलग अलग ओएस के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए वो चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरीके से यूबिक्विटस इंटरफेस, जैसे कि हमने बात किया था कि हर तरफ है जगह दृश्य है, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो सीमलेस इंटीग्रेशन विद द डेली लाइफ, जैसे स्मार्ट होम इकोसिस्टम लाइक अमेजन इको। इमोशन अवेयर इंटरफेस, भाई उसको देख के खुशी हो, तो सिस्टम दैट अडाप्ट द यूज़र इमोशंस, वेरिएबल ट्रैकिंग इमोशन स्टेट्स वगैरह वगैरह। और एग्जांपल के तौर पे आप केस स्टडी के तौर पे देख सकते हैं, जैसे ये ओकुलस है। सो इंटरफेस फीचर्स जैसे मस्ट यूज 3D इन्वायरमेंट फॉर गेमिंग एंड एजुकेशन, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हैंड कंट्रोलर्स हैं। SCI कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आप देखेंगे तो इनहेंसेस यूजिबिलिटी बाय सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। एप्लीकेशन इन थेरेपी वगैरह वगैरह कर सकते हैं, एजुकेशन में कर सकते हैं। लेसन लर्न, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग मोशन सिकनेस, एक चीज़ जो कि बार बार कंप्लेन की जाती है ऐसे यूज़र से। प्रियोरिटाइजिंग यूज़र कंफर्ट इन इमर्सिव डिज़ाइन, तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम इंटरेक्टिव एक्टिविटी आपको दें तो आप करिए स्केच एन इंटरफेस फॉर अ न्यू स्मार्ट होम एक्टिविटी, आइडेंटिफाई फीचर दैट अलाइन विथ SCI प्रिंसिपल एंड डिस्कस हाउ दिस इंटरफेस सपोर्ट यूजिबिलिटी, फीडबैक एंड एक्सेसिबिलिटी, ये आप करिए। और अगर हम अब इस सप्ताह को समराइज़ करें तो हमने इंटरफेस के बारे में बात की थी, हमने इंटरेक्शन के बारे में बात की थी कि कैसे अलग अलग इंटरेक्शन हैं, कैसे अलग अलग इंटरफेस हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इंटरफेस में हमने देखा था द की इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द सिस्टम। अ वेल डिज़ाइन इंटरफेस फैसिलिटेट ईज़ ऑफ यूज़ एंड इंट्यूटिव इंटरेक्शन। तो इसमें अलग अलग की एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए थे, यूजिबिलिटी, फीडबैक, कंसिस्टेंसी एंड विजुअल क्लैरिटी। हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल के बारे में बात की थी, जैसे मेंटल हेल्थ रिप्रेजेंटेशन दैट यूजर्स फ्रॉम अबाउट हाउ अ सिस्टम वर्क, हेल्प यूजर प्रेडिक्ट एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम्स बिहेवियर एंड डिज़ाइन गोल, अलाइन द इंटरफेस विथ यूजर्स एग्जिस्टिंग मेंटल मॉडल फॉर बेटर यूजिबिलिटी। और कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में हमने बात की थी, कैसे यूज़र प्रोसेस इन दीज इंफॉर्मेशन एंड मेक सेंस ऑफ इंटरफेसेस। और इसका महत्व की बात करें तो डिज़ाइनिंग फॉर कॉग्निटिव एफिशिएंसी रिड्यूसेस यूज़र फ्रस्ट्रेशन एंड एरर। और जो हमें चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, कॉग्निटिव लोड, मेमोरी लिमिटेशन, अटेंशन एंड द परसेप्शन। और इस सप्ताह में हम ट्यूटोरियल करेंगे कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में, और हम टूल्स में बिहेंस और एडोबी एक्सप्रेस यूज़ करेंगे। और फॉर फर्दर रीडिंग, आगे की पढ़ाई के लिए आप इन अलग अलग रिसोर्सेज को देख सकते हैं और इनसे सीख सकते हैं। और आप इनको देखिए, इनसे सीखिए। और इसी के साथ इस सप्ताह में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और अगले सप्ताह मैं पुनः आपसे नए टॉपिक के साथ आगे आऊँगा। धन्यवाद।